तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने ऊप्स को कंप्लीट किया, ठीक है। एंड आज से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरे, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग ये दो ऐसा टॉपिक है जावा के अंदर जिसका मेन, अगर आप बोलो, मकसद लॉजिकल एबिलिटी है, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग हम लॉजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, और साथ में एरे स्ट्रिंग के बहुत सारे रियल टाइम यूज हैं, वो तो करेंगे ही हम। जैसे अगर मान लो, वो तो हम अभी बताएंगे आपको कि एरे और स्ट्रिंग हम क्यों पढ़ते हैं, लेकिन एरे और स्ट्रिंग हम लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी पढ़ते हैं। मतलब लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली एरे और स्ट्रिंग पे होंगे। लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब जो कोडिंग राउंड के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी जो कंपनी होती है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करती है, वो आपके अंदर दो चीजें चेक करेंगी। पहली, या इनफैक्ट कह लो तीन चीजें। पहली कि आपके जावा के कंसेप्ट्स कैसे हैं। जावा के कंसेप्ट्स में आपको एरे के कंसेप्ट समझ में आते हैं, आपको ऊप्स आते हैं, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब हो गया जावा के कंसेप्ट्स। दूसरी चीज वो चेक करेगी कि आपकी कोडिंग स्किल कैसी है, ठीक है। तो कोडिंग स्किल, ठीक है, या मैं बोलूं कि कोडिंग स्किल ना लिख के मैं लिखूं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, ठीक है, चेक करने के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं 99% केसेस में, वो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो एरे एंड स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं। तो एरे स्ट्रिंग हमें अच्छे से इसलिए भी पढ़ना है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। एरे स्ट्रिंग हमें इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि एरे स्ट्रिंग जावा का कंसेप्ट भी है, ठीक है। तो हमें हमें ये भी समझना है कब हम एरे यूज करें, कब हम स्ट्रिंग को यूज करें, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज तो समझना ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भी लगाने पड़ेंगे एरे स्ट्रिंग में, तब जाके एरे और स्ट्रिंग का पर्पस क्लियर होगा। तो जैसे ऊप्स हम पढ़ रहे थे, ऊप्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, पर्पस सॉल्व हो गया। ऊप्स के एक प्रोग्राम आपने बना दिया, पर्पस सॉल्व हो गया। बट एरे के साथ ऐसा नहीं कि आप एरे सीख गए, एरे का एक आध प्रोग्राम आपने बना लिया तो हो गया, नहीं नहीं। एरे के साथ दो पर्पस हैं आपके, ठीक है। एक तो एरे को समझना है कि एरे हम क्यों बनाएंगे, किस सिनेरियो में हम एरे का यूज करेंगे, ठीक है। एरे का सिंटेक्स कैसा होता है, एरे इंटरनल कैसे वर्क करती है, ये सब हो गई कंसेप्ट की बात। जब सारे कंसेप्ट हम समझ लेंगे तो अब एरे पे क्वेश्चंस लगाएंगे जिनको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो आपको एरे और स्ट्रिंग में दोनों चीजें करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी फोकस करना है, कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। इन दोनों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सीन होगा, ये वाला, ये टाइम टेकन हो सकता है, किसी के लिए जल्दी, किसी के लिए देर, है ना, ये टाइम टेकन हो सकता है। तो जब हम एरे पढ़ा रहे होंगे तो आपको एरे के कंसेप्ट अगर पूरे समझ में आ गए तब तो ठीक है। बट जब हम एरे के क्वेश्चन आपको देंगे और क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक बार एरे पढ़ के आप, ऐसा नहीं है कि एरे में जितने क्वेश्चन है सब लगा लोगे। भाई मेरे पास भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम भी फंस जाते हैं, है ना। कोई 20 साल एक्सपीरियंस बंदा है, उसके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो फंस जाए, क्योंकि क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एरे के कोई सवाल आपसे पूछे गए, कोई कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो आप हो सकता है एक बार में लगा दो, हो सकता है ना भी लगा पाओ। वो प्रैक्टिस का पार्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बट प्रॉब्लम कब होगी, जब जावा में एरे के कंसेप्ट आप ना समझ पाओ, तब प्रॉब्लम है। इसीलिए कंसेप्ट अच्छे से समझना है। कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन की लिस्ट भी हम देंगे। धीरे धीरे सवाल लगाते रहिएगा, हमसे पूछते रहिएगा बीच बीच में, अगर जरूरत पड़े तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी
इम्प्रूव हो जाएगी। तो ध्यान रहे कि एरे जब हम पढ़ रहे होंगे या इसके बाद जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो दोनों में कंसेप्ट पे पहले मेनली फोकस करना है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ये तो चलिए बात हो गई सिंपल सी। आइए अब एरे की बात कर लेते हैं कि क्या होता है एरे, क्यों हमें एरे पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखो, अभी तक जितनी जावा हम लोगों ने पढ़ी है, अभी तक जितनी जावा हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें हम लोग जो डेटा को होल्ड करते थे वो किस में करते थे? डेटा को होल्ड वेरिएबल में सर। वेरिएबल में। एक तो वेरिएबल में करते थे, ठीक है, और दूसरा हम ऑब्जेक्ट में करते थे। मतलब ये लोकल, ये प्रिमिटिव वेरिएबल में बोल लो इसको, प्रिमिटिव वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। प्रिमिटिव प्रिमिटिव में ऐसा होगा कि भाई एक टाइम पे एक ही डेटा होल्ड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंट इंट रोल इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसकी ये लिमिटेशन है प्रिमिटिव की कि भाई प्रिमिटिव अगर कोई वेरिएबल है तो उसमें एक टाइम में एक ही डेटा स्टोर होगा। अब मेरे पास मान लो 1,00,000 रोल नंबर हैं, तो मेरे को 1,00,000 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है। ऑब्जेक्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट में आप डेटा होल्ड कर सकते हो, मल्टीपल डेटा, बट मल्टीपल डेटा एक ही टाइप का, मतलब सॉरी, मल्टीपल डेटा एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की एक आईडी, एक नेम, एक एड्रेस और एक सैलरी आप क्या कर सकते हो? बाइंड कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट में। तो एक ऑब्जेक्ट में एक ही एम्प्लॉय का डेटा स्टोर होगा ना। अगर दो दो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो मुझे दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एक एक में हो जाएगा? बताइए। दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, डेटा दो पार्ट ऑब्जेक्ट, करेंगे तो एक में हो जाएगा। हाँ। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय, दो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो दो एम्प्लॉय। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए हमें एरे की नीड आई। एरे में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, एरे में हम एक ही वेरिएबल में जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जितना चाहे उतना डेटा, मतलब जितना आपकी आपके सिस्टम की रैम की कैपेसिटी है, हम उतना डेटा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जब एरे नहीं पढ़ा था तो हम प्रिमिटिव में कोई रोल नंबर स्टोर करते हैं तो भाई एक ही रोल नंबर हो पाता, ठीक है। ये दिक्कत थी प्रिमिटिव की। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट में करते हैं तो एक ही एम्प्लॉय का हो पाता। अब मेरा सिनेरियो क्या है? मेरा एक केस मान लो, यूज केस। मेरा यूज केस क्या है? मेरा यूज केस है कि मुझे 1,000 रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। पहला यूज केस कि आई वांट टू स्टोर 1,000 रोल नंबर्स, ठीक है। 1,000 रोल नंबर्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अब 1,000 रोल नंबर स्टोर अगर हम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई 1,000 वेरिएबल तो ना बनाएंगे हम, है ना। 1,000 वेरिएबल तो हम ना बनाएंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस केस में हम एरे का यूज करेंगे। एरे में एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब हमें ये नहीं करना पड़ेगा। सैंपल के तौर पे मैं दिखाऊं अगर यहाँ पे आपको लॉन्च ओपन करके, कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे कि इंट इंट रोल 1 इज इक्वल टू 100, इंट रोल 2 इज इक्वल टू 101। ऐसे कितना बनाओगे यार? 1,000 बनाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बैड अप्रोच हुआ। तो इसी का सॉल्यूशन है एरे। एरे क्या करेगा? एक ही वेरिएबल में आप 1,000 रोल नंबर स्टोर कर सकते हो।
अच्छा, दूसरा सिनेरियो, इस सिनेरियो में भी आप एरे यूज कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एरे। ठीक है, एरे सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सिनेरियो है कि आई वांट टू स्टोर 1000 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जब मेरे पास होता है तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं? नहीं। अच्छा, न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, और हमने किया 11 राजू, एड्रेस किया ADD1 एंड एंड किया इसकी सैलरी 1000। ये डेटा कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। हाँ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जाएगा थ्रू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और हम एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल एम्प्लॉय EMP में। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे बनाना पड़ेगा ना एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, ऐसे कर करके हमें बहुत सारा बनाना पड़ जाएगा। 1000 एम्प्लॉय बनाना पड़ जाएगा, 1000 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। 1000 चलो ऑब्जेक्ट तो मान लो है, लेकिन 1000 ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए मुझे 1000 रेफरेंस वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो वही दिक्कत नहीं होगी जो ऊपर थी, यहाँ 1000 रोल नंबर, 1000 प्रिमिटिव को स्टोर करने के लिए 1000 वेरिएबल, यहाँ 1000 ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए 1000 रेफरेंस वेरिएबल। तो दोनों तो भाई, दोनों जगह प्रॉब्लम तो सेम ही है ना? बताइए, प्रॉब्लम तो दोनों जगह सेम ही है, नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका भी सॉल्यूशन है एरे। हम एरे के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव ही नहीं, ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन है एरे। तो अभी हमने ये समझा कि एरे भाई साहब हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? पर्पस तो क्लियर हो कि एरे पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो आप बोल सकते हैं किसी को भी कि भाई एरे पढ़ने से फायदा ये है कि अगर एरे हम नहीं जानेंगे तो हम मल्टीपल डेटा को एक वेरिएबल में होल्ड नहीं कर सकते। तो कोई बोलेगा क्यों होल्ड करना है, मल्टीपल डेटा को मल्टीपल वेरिएबल में होल्ड कर लो। तो आप बोलेंगे भाई साहब अगर मल्टीपल डेटा को मल्टीपल वेरिएबल में होल्ड करेंगे तो लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, मल्टीपल वेरिएबल्स को हैंडल करना पड़ेगा, नेमिंग देने में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,00,000 डेटा है तो क्या मैं 1,00,000 वेरिएबल बनाऊंगा? तो अगला बंदा ऐसे ही चुप हो जाएगा, हाँ यार सही बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एरे की नीड क्या है। चलो अब एरे को समझते हैं। ठीक है, नीड समझ में आ गई ना, अभी आपको एरे समझ में आएगा आपको। सबसे पहली चीज कि एरे है क्या, है ना? क्या एरे कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है? क्या एरे ऑब्जेक्ट है? कि एरे है क्या? तो मैं बोलता हूं कि इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में एरे इंटरनली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती है। मतलब जावा में एरे क्या है? ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। जावा में एरे क्या है? ऑब्जेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। यार ये ऊपर वाले को ही क्यों पकड़ ले रहा यार? इसको कुछ बुलेट चेंज करना पड़ेगा क्या? ये ना सुधरेगा ना। चल भाई साइड में जा। तो इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे में हम क्या करते हैं भाई? एरे इज यूज टू, या मैं ऐसे लिख दूं कि इज अ एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। ठीक है, सिर्फ, या इसको हम बोल सकते हैं होमोजेनियस डेटा। होमोजेनियस डेटा एरे का एक नियम है कि अगर आप कोई एरे बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ सिमिलर डेटा स्टोर कर सकते हो। अभी एरे बनाना सीखेंगे,
कि एरे कैसे बनेगा, वो सब सीखेंगे। तो एरे क्या है, जावा में एरे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, और जावा के अंदर ठीक है जो एरे होता है उसमें सिर्फ हम सिमिलर डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एरे में बनाता हूँ, एरे इस तरह से बनाया जाता है, इंट ARR, कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ, और ये ब्रैकेट लग गया और ये आपका एरे बन गया। देखो पहले 10 रोल नंबर स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल लगता था ना, अब देखो 1 2 3 4 5, जितना चाहो उतना डालो, है ना, कितना भी डाल दो, मैं 5 ही रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम एरे बनाते हैं। अब ये जो ARR है, दिस इज योर एरे, इज इट प्रिमिटिव? नो, इट इज नॉट प्रिमिटिव, इट इज एन ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे पीछे तो आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप दिया हुआ है। भाई साहब एक बात ध्यान दीजिएगा, ARR के पीछे जो इंट लगा है वो एरे का टाइप नहीं बताता, वो ये बताता है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका टाइप क्या है। तो एरे किस टाइप का होता है? एरे एरे टाइप का होता है। आपसे हम पूछें कि एम्प्लॉय, एक सवाल है आपसे, एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो मैं पूछूं अगर यहाँ पे कि बताइए कि ये जो एम्प्लॉय है ये किस टाइप का है? एम्प्लॉय टाइप का। एम्प्लॉय टाइप का है ना। क्या इसके पेरेंट का टाइप भी आप बोल सकते हैं? हमने सीखा है ये चीज कि चाइल्ड पेरेंट टाइप का होता है। तो इसी तरह एरे भाई एरे टाइप का है, और एरे के पीछे जो ये कीवर्ड लगा हुआ है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप लगा है, वो ये बताता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका टाइप क्या है। ठीक है, तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा, पहला पॉइंट। एंड दूसरा, एरे इज द या इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। मतलब अगर आपने इंट एरे बनाया हुआ है तो आप इसके अंदर कोई दूसरा जैसे फॉल्स बूलियन वैल्यू नहीं डाल सकते, एरर आ जाएगा। ये एरे का एक डिसएडवांटेज भी कहलाता है कि अगर मैंने इंट टाइप का एरे बनाया तो इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ इंट इंट वैल्यू डाल जाएगी, है ना। इसी तरह मैंने अगर बूलियन टाइप का एरे बनाया तो उसमें से बूलियन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर या होमोजेनियस डेटा। ठीक है, एक और पॉइंट होता है कि एरे, या ऐसे लिख सकता हूं कि इफ या थ्रू एरे वी कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ये तो समझ ही रहे हो कि भाई मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में संभाल रहे हैं, अच्छी बात है। एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट चेंज द वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे एट रन टाइम। हम एरे का साइज नहीं बदल सकते रन टाइम पे। मतलब एक एरे अगर क्रिएट हो गया, जैसे ये एरे हमने क्रिएट किया, अब ये एरे हमने कितने साइज का क्रिएट किया भाई? 1 2 3 4 5, तो 5 साइज हो गया इसका। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आप इस ARR को अब रन टाइम पे 6 साइज का बना दो या 7 साइज का बना दो। मतलब एरे का जो नेचर होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब कि जो चीजें रन टाइम पे बदली ना जा सके। इम्यूटेबल मतलब जिसकी साइज बदली ना जा सके। ठीक है, तो एरे की साइज बदली नहीं जा सकती है, तो उस सेंस में इसको इम्यूटेबल कहा जाता है ना। एरे के एलिमेंट बदले जा सकते हैं, इस 12 को आप 17 कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। वी कैन अपडेट द एलिमेंट्स बट वी कैन नॉट चेंज इट्स साइज। सो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से
एरे क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, इतने पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए पहले। सबको क्लियर है इतना पॉइंट? चलो यस सर। अब बात कर लेते कि एरे मेमोरी में किस तरह से स्पेस लेता है। तो एरे मैं से लिखता हूं, इट यूजेस कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन फॉर फास्ट एक्सेस। एरे में मान लो हमने ये एरे बनाया है इंट ARR 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? तो ये यूज करेगा एक कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। इस तरीके से कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन मतलब बाजू बाजू वाला, मतलब कि पहला डेटा अगर इस ब्लॉक में है तो उसके बाद वाला डेटा जस्ट बाजू में होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसके एडवांटेज भी हैं और अपने डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे आगे एरे लिस्ट वगैरह में। ठीक है, एरे की तो खैर साइज ही नहीं चेंज होती है, तो ये है 1 2, ठीक है, 3 एंड 4 5, क्या ये हो गया 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू भरेंगे तो पहला वाला 10 यहाँ होगा। ठीक है, देन 11, देन 12 13 और 14। ये पूरा जो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, उसको पॉइंट करने के लिए एक वेरिएबल होगा ARR। ठीक है, अब हमें 10 एक्सेस करना है 11, क्योंकि ARR को प्रिंट अगर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ना 10 मिलेगा, ना 11 मिलेगा, ना 12, कुछ नहीं मिलेगा। एरे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट जो कराएंगे वही सीन्स यहाँ पे होगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू, है ना। तो एरे का रेफरेंस प्रिंट कराने से एरे नहीं प्रिंट हो जाएगा, एरे तो ऑब्जेक्ट है। अगर हम एम्प्लॉय है मेरे पास, अगर मेरे पास एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय है, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, आप खुद ही बताइएगा कि अगर मैं इसमें 2 वैल्यू डालता हूं थ्रू कंस्ट्रक्टर, 10 और कुछ भी 11, 2 वैल्यू डालता हूं, तो ये दोनों वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी अगर मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन EMP? नो सर। ऐसे तो नहीं प्रिंट हो जाएगी। हाँ, एक तरीका है जिससे प्रिंट हो भी सकता है, टू स्ट्रिंग से, लेकिन वो हमने भी यस आपको सर, नहीं यस। पढ़ाया है। हाँ, तो जनरली अगर ऐसा नॉर्मली करोगे तो प्रिंट नहीं होगा भाई, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू चाहिए तो आप गेटर से निकालो फिर। इसी तरह एरे को अगर आप सिंपल प्रिंट कर दोगे तो ये वैल्यू नहीं मिल जाएगी भाई, वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू मिली। ठीक है, तो एरे कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे होता है। इट मींस कि अगर इस वाले शेल का एड्रेस मान लो है 87466, तो अगले शेल का एड्रेस होगा 87470, क्योंकि 66 से ये शुरू हुआ और इंट डेटा है, इस एलिमेंट इंट टाइप का है, तो 4 बाइट अगर ये लेगा तो 66, तो 66 को भी लिया, 67 को भी लिया, 68 को भी लिया, 69 को भी लिया, तो 4 डब्बे तो इसने ही घेर लिया ना। तो अगला वाला 70 से शुरू होगा, समझ में आ रहा है मेमोरी लोकेशन? यस सर। जी सर। उसके बाद का 87474, इस तरीके से आप 4 4 बढ़ा दो। वही अगर मान लो कि कैरेक्टर का होता तो 4 4 बढ़ता, अगर कैरेक्टर एरे होता तो क्या रह रहे, कितना नो सर। कितना कितना बढ़ता फिर? 2 2। 2 2 बढ़ता, तो साइज पे डिपेंड करेगा। 482। हालांकि जावा में हम जानते हैं कि एड्रेस वगैरह शो नहीं करता है, बस हमने नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, जावा में एड्रेस से डील भी नहीं करते।
अगर मेरे को ये 10 चाहिए होगा ना, तो एरे क्या है, इंडेक्स सपोर्ट करता है। एरे एरे सपोर्ट्स इंडेक्स, या मैं बोलूँगी एरे सपोर्ट्स इंडेक्स, या ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम 0। एरे इंडेक्स सपोर्ट करता है। एक ही वेरिएबल से सारा डेटा कैसे एक्सेस होगा, जो पहला डेटा होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक है। इसी तरह 0 1 2 3 पूरा चाहेगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2, ये हो गया हमारा 3, एंड ये हो गया 4, ठीक है। तो अगर मेरे को पहला डेटा एरे से चाहिए तो मैं लिखूंगा ARR सिंटेक्स का पार्ट है ये, ब्रैकेट लगाएंगे और 0 कर देंगे तो पहला डेटा मिल जाएगा। इसी तरह मेरे को 14 चाहिए तो 0 1 2 3 4 कर दूंगा तो मेरे को लास्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एग्जाम्पल के साथ साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एरे 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है ना, बताइए। यस सर। चलो, अब ये एरे के बारे में आप जानकारी हो गई। अब हम लोग एरे को किस तरीके से, या पहले टाइप्स ऑफ एरे समझ लेते हैं। ये तो हमने बस ऐसे ही बता दिया, अभी प्रॉपर हम एरे बनाना सीखेंगे। ये तो हमने बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको थ्योरी से थोड़ा कनेक्ट कर पाओ आप, इसीलिए अभी तो टाइप्स वगैरह पे आते हैं हम। तो भाई, एरे जावा में ऑब्जेक्ट है, सिमिलर डेटा टाइप होल्ड करता है, इम्यूटेबल होता है, कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन को सपोर्ट करता है, एंड एरे स्टार्ट होता है, एरे इंडेक्स को सपोर्ट करता है, एंड फ्रॉम 0, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलो, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरे पे। टाइप्स ऑफ एरे, एरे के बेसिकली 2 टाइप होते हैं भाई साहब, सिंपल एकदम। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है, जिसको हम लोग 1D एरे भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल 1D एरे। और दूसरा होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D, ठीक है, या 3D, या 4D, या 5D, कितना भी डी बना सकते हो आप, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल के अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन है रेगुलर और जैग्ड का, तो उसकी बात हम लोग जब मल्टी डायमेंशनल शुरू करेंगे तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो समझ में अभी आपको आएगा नहीं, तो कोई मतलब है नहीं बताने का। तो 2 टाइप हो गया, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, हेडिंग डालते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। तो ये पूरा कवर जब कर लेंगे तो मल्टी डायमेंशनल शुरू करेंगे। अच्छा भाई साहब, सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या क्या सीखा जाए भाई, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल जो एरे बनाया जाएगा वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा एरे, ध्यान सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंगल डायमेंशनल एरे को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक ऐसा एरे जिसमें जिसमें साइज साइज प्रोग्रामर दे, ठीक है। मतलब मैं ऐसा लिखूं जिसमें हम प्रोग्रामर से चीजें लें, क्या क्या, साइज भी एंड एलिमेंट भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो हमने एरे बनाया है, ये एलिमेंट यूजर ने दिया है या प्रोग्रामर ने दिया है? प्रोग्रामर ने सर। प्रोग्रामर ने दिया है। यूजर देने का मतलब क्या होता है? स्कैनर से लेंगे तब। स्कैनर से। हाँ, स्कैनर से ले, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूजर इनपुट का मतलब होता है कि जो चीज कंसोल से ली जाए, जो डेटा कंसोल से लिया जाए। अब कंसोल से कैसे लिया जाएगा वो अलग अलग लैंग्वेज में होता है, जावा में स्कैनर, आपने सही बोला है।
तो अगर अगर रन टाइम पे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है तो कंसोल से अगर डेटा डाला गया तो वो यूजर इनपुट कहलाता है। अगर वेब एप्लीकेशन है तो HTML से या फ्रंट एंड से जो डेटा आता है उसको बोला जाता है। API है तो जो पोस्टमैन टूल वूल से डेटा आता है, किसी दूसरी लैंग्वेज से डेटा आता है, उस सबको यूजर इनपुट बोलते हैं। मतलब यूजर इनपुट मतलब रन टाइम पे मेरे कोड में जो डेटा कहीं और से आ रहा है, चाहे वो कंसोल से स्कैनर के थ्रू आए, चाहे किसी फ्रंट एंड से आए या किसी दूसरी लैंग्वेज से आए। हम सीखेंगे पाइथन और जावा को कनेक्ट करना आगे चल के एपीआई में। तो ये यूजर इनपुट नहीं है। तो हमें एरे पहला बनाना ऐसा है कि जिसमें हम प्रोग्रामर से साइज भी एरे का लें और एलिमेंट भी लें, और दूसरा हमें ये सीखना है कि हम यूजर से लें साइज भी एंड एलिमेंट भी। ठीक है, तो पहले तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों ही केस में एरे बनाने का तरीका अलग होता है। तो पहले हम लोग ये वाला सीख लेते हैं, प्रोग्रामर वाला। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम। ठीक है, हेडिंग डालते हैं वन डायमेंशनल एरे प्रोग्रामर इनपुट, मतलब वही साइज एंड एलिमेंट जो कि हम इनपुट कराएंगे। ठीक है, इनपुट लिख देते हैं, और यहाँ साइज और एलिमेंट जो है वो इनपुट कराएंगे यूजर से। तो पहले हम क्या सीखते हैं, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, प्रोग्रामर इनपुट। चलो भाई, वन डायमेंशनल एरे प्रोग्रामर इनपुट में अब आ जाते हैं। वन डायमेंशनल एरे अगर आपको बनाना है प्रोग्रामर से इनपुट लेने का, तो वो इस तरह से बनता है बिल्कुल। ठीक है, एंड ARR ये लगाया आपने और ब्रैकेट लगाया, अब बंद कर दिया, एरे बन गया आपका। इस तरह से एरे बन गया, बट ये इसको कहलाएगा ये एम्प्टी एरे। ठीक है, ये एम्प्टी एरे बनाना सीख गए आप। इसमें अगर हमने कुछ भर दिया, चलो इसको कमेंट कर लेते हैं, वहीं अगर इसमें हमने भर दिया तो ये एम्प्टी एरे नहीं रहा। ये हमने कर दिया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यही है ये। इसमें हमें साइज देना ही नहीं पड़ा, जितने एलिमेंट है वही साइज हो गया, एंड डन। ठीक है, देन इसमें हम क्या करेंगे, इसको और तरीके से भी किया जा सकता है। इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कमेंट करते हैं, और यहाँ पेस्ट किया हमने। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला डब्बा यहाँ लगा लें और यहाँ से हटा लें, ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है, और ये ज्यादा यूज होता है, आप देखोगे। ठीक है, हालांकि मैं ये वाला यूज करता हूँ, समझाने की आसान रहता है इसमें, लेकिन ये वाला रिकमेंडेड है। वैसे दोनों ही हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे भी बना सकते हो, या फिर एरे को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दें इंट ARR, ठीक है, ये कर दिया हमने, एंड ARR इज इक्वल टू और 1 1 एक मिनट ARR फिर ये लेना पड़ेगा ना, हमें इनपुट लेना पड़ेगा क्या इसमें, इनिशियलाइजर का यूज करना पड़ेगा, फिर हमें न्यू यूज करना पड़ेगा। चलो ये हम बताएंगे आपको, अगर हम न्यू का यूज करते तो काम हो जाता हमारा। या और कोई तरीका होगा इसको बनाने का? एरे कांस्टेंट कैन ओनली बी यूज इन इनिशियलाइजर्स। कोई बात नहीं, अभी हम आगे समझ जाओगे ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एम्प्टी एरे बनाया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एरे का सिंटेक्स समझा, इस तरह से दूसरे एरे का सिंटेक्स समझा। ठीक है, तो ये वाला हम उठा लेते हैं, ये वाला। चलो, तो 3 तरीके से एरे बनाया आपने, और ये एरे में इनपुट भी प्रोग्रामर ने दिया है, मतलब इनपुट प्रोग्रामर ने पूरा दिया है, और साइज और एलिमेंट दोनों भी, जितना एलिमेंट है उतनी इसकी साइज हो जाती है। अब इसके बाद हम ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, वन डायमेंशनल एरे प्रोग्रामर इनपुट हमने बना लिया। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे जिसमें प्रोग्रामर ने इनपुट दिया है, बट इस एरे के
एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाए, ये भी तो करना पड़ेगा कि ऐसे एलिमेंट डाल के छोड़ देंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, sys out ARR ऑफ 0, ठीक है। मतलब मान लो कि सिनेरियो ऐसे ले लो कि हमने 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर किया है, अब मेरे को उनके रोल नंबर को प्रिंट कराना है, तो sys out array of 0, array of 1, array of 2, array of 3, array of 4, इस तरह से करेंगे। 0 शुरू करेंगे ना, क्योंकि array 0 शुरू होता है, तो 0, बाकी ये हो गया 1 2 3 4। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब इतना कब तक करोगे आप? अगर मान लो आपके पास 1000 हो तो sys out 0 1 2 3 ऐसे लिखते रहोगे। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं लूप को, ठीक है। इसमें हम लूप का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इतना न लिख करके हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। हमको पता है कि भाई एरे होता है शुरू 0 से होता है और जाता कहाँ जाएगा, कहाँ तक? 0 1 2 3 4 तक जाएगा। एक लूप लगा दे अगर हम i इज इक्वल टू 0 से लेके इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू 4 तक i प्लस प्लस कर लें, तो ये लूप भी 0 से 4 तक चलेगा। यस सर। जी सर। और ये वाला अगर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उठा के इसके जगह में i लिख दूं, तो जब i की वैल्यू 0 होगी लूप चलेगा तो एरे ऑफ 0 प्रिंट होगा। फिर i प्लस प्लस होके जब i की वैल्यू 1 होगी तो एरे ऑफ 1 प्रिंट होगा। सो दैट पूरा हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं एरे इटरेशन। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं ताकि एरे में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अक्सर लोगों को एरे में स्ट्रिंग में कंफ्यूजन रह जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को ना, काम आएगा आपको ये बहुत। एरे इटरेशन। अब एक और सीन है, चलो ठीक है, आपका एरे ऐसे था, आपने बोला कि यार बारी बारी करने से अच्छा है लूप लगा, तो हमने लूप लगा लिया। ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज्यादा एलिमेंट हो तो हम क्या गिनेंगे बैठ के कि 1 2 3 4 5 इतना 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 है? गिनना नहीं है। ये 4 हम कैसे तो गिन के दिए हैं ना, 1 2 0 1 2 3 4, तो गिनना ना पड़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। एरे की लेंथ निकालने के लिए हम यूज करते हैं ARR, अपने एरे का नाम में डॉट लेंथ, बस डॉट लेंथ लगा लीजिए आप, बस इतना आपने कर लिया। जैसे ही आपने लेंथ लिखा एरे की लेंथ निकल के आएगी। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन, 5 आएगा कि 4 आएगा? 5। कोई 4 वाला भी है? लेंथ कभी भी 0 से नहीं काउंट की जाती है, 1 से की जाती है। लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 5, तो लेंथ भी होगी 5, ठीक है। अब देखो लेंथ निकालना जान गए ना, अब लूप को अनकमेंट करो, तो हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? एरे डॉट लेंथ -1। हाँ, एरे की लेंथ निकालो और उसमें से 1 माइनस कर दो, खत्म। तो अब आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपने प्रॉपर किया। अब ये इक्वल टू अगर हम हटा दें तो अपने आप -1 हो जाएगा। यस सर, लगाना Yes, नहीं sir. पड़ता सर। तो ये हटा देंगे तो अपने आप -1 हो गया, तो -1 लिखना भी नहीं पड़ेगा। ये अपने आप 0 से लेके लेस देन 5 मतलब 0 से 4 तक चलेगा। तो इस तरह के ये प्रॉपर सही तरीका हुआ एरे के इटरेशन का। तो वैल्यू तो पहले ही प्रोग्रामर ने दे दिया था, तो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ एरे को इटरेट करके देखना था। तो इस तरह से आप इटरेट कर लेंगे। बताइए भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? सर -1 क्यों यूज कर रहे थे, लेंथ -1? लेंथ -1 इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू होगा तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 5 तक। पास। 0 5 से तक 5 चलेगा ना, क्योंकि एरे की हाँ। लेंथ 5 थी, तो हमें 5 तक जाना है या 4 तक जाना है? 4 तक। अकॉर्डिंग
इंडेक्स तो 4 तक ही जाना है सर। 4 तक, तो इसीलिए -1 कर दिया ओके सर। ताकि ये लूप 4 तक चले। बट अगर ये इक्वल टू आप नहीं लगाते हो तो ऑटोमेटिकली ये -1 हो जाएगा ना, 5 तक नहीं, 5 से पहले तक चलेगा। तो अगर इक्वल टू लगा है तो -1 लगा दो, इक्वल टू नहीं लगा है तो ये 5 तक थोड़ी है, तो 4 तक ही चलेगा। सर कोई साइज नाम का भी फंक्शन होता है इसमें? नहीं, सी में होता है साइज ऑफ। हाँ, साइज ऑफ वो नहीं होता बा, इसमें। बाकी होगा इसमें इस एरे लिस्ट में आएगा साइज, ठीक है सर। एरे में नहीं है। हालांकि ये मेथड नहीं है, ये दिस इज नॉट मेथड। ये इनबिल्ट मेथड नहीं है तो फिर कैसे आ रहा है सर? इसके बारे में बताएंगे आगे चल के। ये मेथड नहीं है, मेथड होता तो डब्बा लगता है ना आगे। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। तो बस एरे पे आपने लेंथ कांस्टेंट लगाया और आपका काम हो गया। अच्छा, अब ये रन करोगे तो आप देखोगे कि 11, 22, 33, 44, 55 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने भाई एरे बनाना भी सीख लिया, ठीक है, और एरे में जो एलिमेंट्स है उनको हमने प्रिंट करना भी जान लिया। अब हमने आपको आज से बहुत सालों पहले पढ़ाया था फॉर लूप, तो उसमें हमने एक फॉर ईच लूप भी आपको बताया था, याद है कि मैंने इसको बाद में पढ़ाऊंगा। यस सर। यस सब याद है क्या मैंने बोला है, बाद में पढ़ाऊंगा, तो वो सब आएगा। तो फॉर ईच लूप से एरे का इटरेशन बहुत आसान हो जाता है। फॉर ईच लूप, जिसको हम लोग बोलते हैं एनहांस्ड फॉर लूप। एनहांस्ड फॉर लूप में दो चीजें देखी जाती है फॉर इटरेशन या फॉर प्रिंटिंग, दो चीजें। एक, हम ये ध्यान देते हैं कि डेटा निकालना कहां से है। आप बताइए डेटा कहां से निकालना है? एरे से। हाँ भाई, सब लोग बताइए, एरे से ना। यस सर, यस यस सर। तो Yes, sir. डेटा निकालना है एरे से। और दूसरी चीज, पहला की फ्रॉम वेयर, ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा ये हमें ध्यान देना है कि जब निकालेंगे तो मिलेगा क्या, व्हाट आई विल गेट। तो क्या मिलेगा निकालेंगे तो? एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट किस, मतलब क्या, किस टाइप का? इंट टाइप का। इंटीजर टाइप का। हाँ, इंट टाइप का हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। तो बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर ईच लूप काम कर देगा, आप लिखेंगे फॉर, ठीक है, और ब्रैकेट। सिंटेक्स समझने के लिए आप ऐसा करो, बीच में एक लगाओ कोलन, राइट साइड में ये लिखो कि निकालना कहां से है, ARR से निकालना है। अब ARR से जब पहला निकलेगा एलिमेंट तो वो किस टाइप का होगा? इंटीजर। इंट टाइप का। तो हमने इंट लिख के कोई भी वेरिएबल के वगैरह में होल्ड कर लिया। तो ऑटोमेटिकली फॉर ईच लूप क्या करता है, आपके एरे में से पहला 11 निकालेगा, के में स्टोर करेगा, और फिर लूप की बॉडी चलेगी, आपने के को प्रिंट किया, फिर जाएगा यहाँ ARR पे, अगला डेटा 22 निकाल के में रखेगा, फिर 22 प्रिंट होगा, फिर अगला 33 निकाल के में रखेगा। तो जब मेरा एरे का मतलब ये खत्म हो जाएगा सारा एलिमेंट, ये अपने आप लूप बंद हो जाएगा। आपको कोई भी कंडीशन इस तरह से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आसान हुआ ना? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। तो इसको अगर हम नहीं रन सर, करके देखें, एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। देखिए इसमें क्या है ना सीन, ये जो ARR है, हमें फॉर ईच लूप में दो चीजें ध्यान देनी है कि निकालना कहां से और मिलेगा क्या। तो निकालना ARR से है, तो ARR हमने लिखा। अब इसमें से आप बताइए पहला एलिमेंट क्या, कौन सा मिलेगा? कुणाल बताइए। सर 11 मिलेगा। 11, तो 11 इस के में आएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली दूसरा 22 मिलेगा, 22 प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही है। तो अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं, देखिए एक बार तो इससे आया 11 से 55, और इससे भी 11 से 55 आया, है ना? समझ में आ गया?
सर अगर मुझे इंडेक्स 3 के डेटा चाहिए तो फिर कैसे निकालेंगे फॉर ईच लूप से? इंडेक्स 3, हाँ तो वो तो हम बोलने ही हाँ। वाले थे, आप ही बोल दिए कि फॉर ईच लूप हमें तब यूज नहीं करना है जब मुझे इंडेक्स बेस्ड कोई काम करना है। सर अगर इंडेक्स बेस्ड अगर आपको काम करना है, आपको नॉर्मल पूरा का पूरा एरे प्रिंट करना है तो ठीक है, लेकिन आपको पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा अपडेट करना है, उन सब चीजों के लिए ये नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट करने के लिए है। समझ गए ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको प्रिंट करना है तो यूज करेंगे। चलो इतनी बात हो गई कि भाई डेटा होगा तो इटरेट कैसे होगा, दो तरीके हो गए। अब डेटा अपडेट करने के लिए आप इन पांचों में से किसी भी इंडेक्स के डेटा को पकड़ो, जैसे एरे ऑफ 2 पकड़ लिया हमने और उसको कर दिया 800, ठीक है, और उसके बाद दोबारा फिर से इटरेट मारो, कौन सा डेटा चेंज होगा? 33। 33 सर। करेक्ट, 33 बदल जाना चाहिए। तो एक बार मैं फॉर ईच से पहले और एक बार बाद में करता हूं। देखिए यहां से पहले वाले से और दूसरे वाले में अपडेटेड मिला, तो अगर आपको डेटा कोई पर्टिकुलर डेटा अपडेट करना है तो इस तरह से किया जा सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एरे के एलिमेंट्स को बदलने से एरे म्यूटेबल नहीं कहलाएगा, है ना? हाँ, एक सेंस में म्यूटेबल कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेटा। इन टर्म्स ऑफ डेटा एरे इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एरे इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। अब मान लो ऐसा नहीं कर सकते कि हम एरे में मान लो कि 0 1 2 3 4 है ना, हम एरे के पांचवें लोकेशन पे एक डेटा रखना चाहें, क्योंकि पांचवा लोकेशन है नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि पांचवा रखने गए तो एरे का साइज बढ़ जाएगा और 5 साइज का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रन टाइम पे एरर आ जाएगा। देखिए रन टाइम पे एरर आ गया। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्या बोला है? इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड, औकात के बाहर है, 4 तक ही आप कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इन Yes, सब sir. में अगर आपको लेंथ अगर देखना है ना, तो इसके लिए हमें एरे ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट टी, एरे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या होगा। अंदर में एक सिंपल, अच्छा हमने किया है यार, किसी भी ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के बिना डब्बे का कुछ कॉल करें तो वो वेरिएबल नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। है ना? किया तो है हम लोग। हमने क्या किया था, हम लोगों ने emp डॉट कुछ किया करते थे, प्रिंट मारा करते थे। तो ये लेंथ जो है ना, ये मेथड नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंदर में एक फाइनल वेरिएबल होगा, जो एक बार एरे आप क्रिएट करोगे तो उसकी वैल्यू फिक्स रखा जाएगी लेंथ में। अब ये अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है ना, तो ये कहाँ मिलेगा हमें? चलो कभी खोल के दिखाएंगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ठीक है। इसमें इसमें एक बार चेक करते हैं, अगर हमें डायरेक्ट आ गया तो ओपन डिक्लेरेशन, चलो आइए, ओपन डिक्लेरेशन का ऑप्शन इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम अलग से आपको दिखाएंगे। जावा लैंग, यहाँ पे एरे इंडेक्स आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो हमारे एरे की जो है फिक्स साइज, ठीक है, फिक्स साइज एक फाइनल वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, वही हम फिक्स साइज लेते हैं। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे आपने समझा,
ठीक है, जिसमें आपने प्रोग्रामर से इनपुट लेना जाना, ठीक है। देन इसके बाद, ठीक है, अगर मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है, वो आप लोग ट्राई करना, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन को थोड़ा लंबा रखेंगे और अगले सेशन में बात करेंगे इसकी आगे और बढ़ के। एक मैं आपको टास्क देता हूं जो कि मैं करूंगा, लेकिन आप अगर करें तो बहुत बढ़िया है। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 5 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एरे, जो कि होगा 1 डायमेंशनल प्रोग्रामर टाइप का, ठीक है, प्रोग्रामर इनपुट टाइप का होगा। मतलब प्रोग्रामर से आपको इनपुट लेना है, ठीक है, प्रोग्रामर से आपको सॉरी मतलब हाँ, मतलब आपको क्या करना है, 5 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो प्रोग्रामर ही बनाएगा, रन टाइम में तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। 5 आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उन ऑब्जेक्ट को आपको एक एरे में रखना है। तो ये जो एरे बनेगा, बताइए उस प्रिमिटिव एरे बनेगा कि नॉन प्रिमिटिव एरे बनेगा? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव। सिंटेक्स में बता दूं आपको, इस तरह से बनेगा, एम्प्लॉय कुछ भी नाम ले लो, emp एरे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना के इसमें स्टोर करना है एंड प्रिंट या एंड इटरेट दैट एरे यूजिंग फॉर ईच लूप। ये काम आप कीजिएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, 5 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, 1 डायमेंशनल एरे में फिट करना है, रखना है, एंड देन उस 1 डायमेंशनल एरे को फॉर ईच लूप से प्रिंट मारना है। हो जाएगा? यस सर। इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।